हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। कल हम जब आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपके महाराणा सांगा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने महाराणा सांगा के स्टार्टिंग के अभियान देखे थे कि किस प्रकार महाराणा सांगा ने आपके दिल्ली से संघर्ष किया था, किस प्रकार से आपके महाराणा सांगा का मालवा के साथ संघर्ष हुआ। उसके बाद आपके महाराणा सांगा ने गुजरात के साथ कैसे संघर्ष किया। इसके बाद में हमने आपके महाराणा सांगा का बाबर के साथ अभियान देखा था, खानवा का युद्ध, जिसमें आपके महाराणा सांगा खानवा का युद्ध हार जाते हैं। का युद्ध हारने के बाद हमने जिक्र किया कि महाराणा सांगा जब मैदान में घायल हो जाते हैं युद्ध मैदान में, तो उनका जो राज मुकुट था वो झाला अज्जा आपका धारण करके युद्ध करते और लड़ते हुए शहीद हो जाते। उसके बाद में महाराणा सांगा को युद्ध के मैदान से घायल आपके बसवा ले जाया गया था। कहां पे? आपके बसवा। और बसवा कहां पे पड़ता है? आपका दौसा। तो आज हम वहां से जिक्र करते हैं कि महाराणा सांगा ने जब आपके बसवा में दौसा में उनका इलाज हुआ था तो उसके बाद में सांगा का क्या कुछ आपका जीवन रहा था। देखो बच्चों, हम आपके बात कर रहे थे महाराणा सांगा के, महाराणा सांगा के। देखते हैं कि जब महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में आपके घायल हो गए थे, तो घायल होने के बाद इन्हें आपका युद्ध मैदान से बाहर ले जाया गया था और बाहर ले जाया गया था बसवा। ये कहां पर है? आपके दौसा में। तो याद रखना कि महाराणा सांगा को मैदान से बाहर ले जाया गया बसवा दौसा में, और इनका यहाँ पे क्या किया गया था? आपके इलाज। क्या किया गया था बच्चों? इलाज। तो कि आपको पूछ लिया जाए कि महाराणा सांगा जब मैदान में आपके युद्ध मैदान में घायल हुए थे तो उनका इलाज कहां पे किया गया? तो बसवा दौसा में इलाज किया गया। कुछ मैं स्थानों का चर्चा कर रहा हूं जो महाराणा सांगा से जुड़े हुए। फिर हमने देखा था कि आपके महाराणा सांगा जी जब इलाज होता है, उनको होश आता है, तो उन्होंने पूछा कि मैं कहां पर हूं। तो उन्हें बताया गया कि आप इस प्रकार से मैदान में घायल हो गए थे। झालाजा ने आपके राजमुकुट को धारण करके युद्ध किया और हम युद्ध हार गए। हम युद्ध हार गए। तो इसके बाद में सांगा ने पता किया कि बाबर अब क्या कर रहा है। और बाबर क्या था? आपका बाबर ने पता किया था कि जब हम सांगा के साथ युद्ध कर रहे थे तो वो ज्यादा उछल कूद रहा था। वो कौन रहा था? तो लोगों ने बताया कि वो सांगा का मित्र था, चंदेरी का मेदिनी राय। तो बाबर ने आदेश दे दिया था कि अब हम आपके मेदिनी राय पे आक्रमण करेंगे। किस पे? मेदिनी राय पे। इसलिए आपके बाबर ने 1528 में मेदिनी राय पे आक्रमण करता है। और ये बात आपके सांगा जी को पता चली कि आपका बाबर चंदेरी की मेदिनी राय पर आक्रमण कर रहा है। तो आपके सांगा ने कहा कि अब हमें सहायता करनी चाहिए। किसके? आपके मेदिनी राय की। मैं बाबर के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन जो कहते कि सांगा के साथी थे, जो उनके सेनापति थे, जो उनके सहायता करने वाले व्यक्ति थे, वो कहा कि सांगा जी एक बार अपना हाल देखिए, क्या हम युद्ध करेंगे? एक हाथ नहीं है सांगा जी आपके, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, शरीर पे 80 घाव है। लेकिन सांगा ने कहा नहीं भाई, कुछ भी हो जाए हम युद्ध करेंगे, सहायता करेंगे। और सांगा जी अपनी सेना को लेके मेदिनी राय की तरफ चल पड़ते उनकी सहायता करने के लिए। तो एक जगह का नाम मिलता है आपके इरिच। कौन सी? आपकी इरिच। याद रखना ये एमपी में पड़ता है, इरिच। अब कहते हैं कि यहां पर सांगा जी खाना खाने के लिए रुके थे, भोजन करने के लिए रुके थे। तो उनके साथी थे, उन्हें पता था कि खुद तो मरेगा ही, हमें भी लेके मरेगा। तो क्या किया जाए? तो कहते हैं कि उन सांगा के साथियों ने ही महाराणा सांगा के खाने में जहर मिला दिया। और आपको पता है साहब, जहर युक्त खाना खाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखना कि महाराणा सांगा को जहर कहां पे दिया गया था? तो इरीच नामक जगह पे। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई सांगा की? तो मृत्यु की बात आती है तो एक जगह पड़ती है आपकी कालपी। और कालपी भी कहां पर है? आपकी एमपी में। यहां पे सांगा जी की क्या हुई थी? आपकी मृत्यु। तो तीन जगहों का हमने जिक्र किया कि बसवा दौसा में सांगा जी का क्या किया गया था? आपका इलाज। इरिच एमपी में सांगा जी को भोजन में क्या दिया गया था? आपका जहर। और कालपी मध्य आपका एमपी में सांगा जी की क्या हुई? मृत्यु। फिर मैं पुनः एक उसी जगह का आपका जिक्र करता हूं, बसवा। यहाँ पे दो काम हुए हैं। एक तो सांगा जी का क्या हुआ था? इलाज, महाराणा सांगा का। और एक बसवा दौसा में सांगा का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चबूतरा, जिसे हम स्मारक कहते हैं आपका। कि पूछ लिया जाए इसकी सांगा का स्मारक या चबूतरा कहां पे बना हुआ है? तो बसवा दौसा। इसके अलावा पूछ लिया जाए महाराणा सांगा की छतरी कहां पे है? तो याद रखना मांडलगढ़ में।
कहां पे आपकी मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छतरी है। और एक कई बार पूछा जाता है कि महाराणा सांगा की अधूरी छतरी कहां पे है। कैसी छतरी आपकी अधूरी। तो अधूरी छतरी का अगर जिक्र किया जाए तो याद रखना रणथंबोर। कहां पे आपके रणथंबोर। तो बच्चों इतनी चीज आपके सांगा जी से जुड़े हुए स्थान है, इनके नाम याद रखना है कि बसवा दौसा में सांगा का इलाज हुआ, एरीच नामक स्थान पे सांगा को जहर दिया गया, कालपी नामक स्थान पे महाराणा सांगा की मृत्यु हुई, बसवा दौसा में सांगा का चबूतरा या आपका स्मारक बना हुआ है। आपके सांगा की छतरी कहां पे है तो आपकी मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ कहां पर है आपका भीलवाड़ा में। कहां पर है आपका भीलवाड़ा में। और आपके सांगा जी की अधूरी छतरी कहां पर है तो रणथंभौर में। इतनी चीज आपके महाराणा सांगा से बची हुई थी, हमें याद रखना। एक महाराणा सांगा की मैं उपाधियों की बात करूं कि महाराणा सांगा की उपाधि कौन कौन सी आपकी, तो इनमें आपकी दो उपाधियां। एक तो उपाधि है हिंदू पथ। कौन सी आपकी हिंदू पथ। अब हिंदू पथ सांगा की उपाधि क्यों है, क्योंकि महाराणा सांगा के अंडर में, उनके नेतृत्व में राजपुताना के सारे राजा एक हुए थे। उनके झंडे के नीचे सारे के सारे राजपुताना के शासक लड़े थे। किसके खिलाफ आपके बाबर के खिलाफ। इसलिए उन्हें उपाधि दी गई है कौन सी आपकी हिंदू पथ। एक इन्हें कहा जाता है आपके सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावशेष याद रखना। सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश। तो महाराणा सांगा की कौन कौन सी उपाधि आपकी हिंदू पथ और सैनिकों का भग्नावेश। सैनिकों का भग्नावेश इसलिए कहा गया क्योंकि आप खुद देखो, जो आपका महाराणा है एक योद्धा है जिसके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, शरीर पे 80-80 घाव है, फिर भी वो आपका योद्धा युद्ध करने जा रहा है। तो कितना बड़ा महाराणा या कितना बड़ा योद्धा या कितना बड़ा सैनिक रहा होगा, उसके मन के अंदर कितनी युद्ध की लालसा रही होगी। तो इसीलिए आपके महाराणा सांगा की एक उपाधि है, क्या चीज आपके सैनिकों का भग्नावेश। इतनी चीज याद रखनी। एक थोड़ी सी आप बात और याद रखना महाराणा सांगा से, वो क्या है। कहते हैं कि जो महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा के 4 पुत्रों का मुख्य रूप से आपका उल्लेख मिलता है। 4 पुत्रों का इनका मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। एक तो भोज, ठीक है। एक है आपके रतन सिंह। कौन आपके रतन सिंह। और एक है आपके विक्रमादित्य। कौन आपके विक्रमादित्य। और एक आपका उदय सिंह। एक आपके उदय सिंह। कहते हैं कि जो आपके भोज थे, इनकी शादी मीराबाई से हुई थी। किससे आपके मीराबाई, जो आपके मेड़ता के राव दूधा की पोती हुआ करती थी। आपके मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री हुआ करती थी, जिन्हें हम कृष्ण भक्ति के लिए याद करते हैं। वही मीराबाई का विवाह आपके भोज के साथ हुआ था, जो आपके सांगा जी के ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं कि इनकी मृत्यु इनके जीवन काल में ही हो गई थी। तो एक बार आप इतना याद रखना कि भोज या मीराबाई के ससुर हुआ करते थे। कौन आपके महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। अब कहते हैं कि जो विक्रमादित्य और आपके जो उदय सिंह हैं, ये आपके महाराणा सांगा की एक हाड़ी रानी थी, आपकी हाड़ी रानी कर्मावती। तो हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र थे कौन आपके विक्रमादित्य और आपके उदय सिंह। किंतु जो आपका रतन सिंह है ये अलग रानी से था। और कहते हैं कि विक्रमादित्य और आपके उदय सिंह से बड़ा था रतन सिंह। किंतु आपके विक्रमादित्य, उदय सिंह और हाड़ी रानी कर्मावती, इन तीनों को कहते हैं कि सांगा खानवा का युद्ध हारने के बाद इन्हें एक किला दे दिया था हमेशा हमेशा के लिए, और वो था आपका रणथंबोर का किला। कौन सा आपके रणथंबोर का किला। कि महाराणा सांगा ने आपके, एक मिनट बच्चों,
कि आपके हाड़ी रानी कर्मावती, विक्रमादित्य और आपके उदय सिंह को महाराणा सांगा ने कौन सा किला दे दिया था? तो किला दिया था रणथंबोर का। हमेशा हमेशा के लिए इन्हें आपके रणथंबोर का किला दे दिया था। इसके अलावा जो आपके महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी आपके 1528 में। कब? आपके 1528 में। अब महाराणा सांगा के बाद इनका ज्येष्ठ पुत्र कौन है? तो ज्येष्ठ पुत्र है रतन सिंह, इसलिए मेवाड़ का अगला शासक बनेगा कौन? आपका रतन सिंह। लेकिन जो कर्मावती थी, हाड़ी रानी कर्मावती, ये नहीं चाहती कि मेवाड़ का अगला शासक बने कौन? आपका रतन सिंह। और ये मेवाड़ का शासक बनाना चाहती है किसको? आपके विक्रमादित्य को। लेकिन कहते हैं कि जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था वही आगे शासक बनता था। इसलिए एक बार तो जब 1528 में महाराणा सांगा की मृत्यु हुई तो मेवाड़ का शासक बना कौन? आपका रतन सिंह। तो अब हम बात करते हैं किसकी? आपके रतन सिंह की, कि महाराणा रतन सिंह, महाराणा रतन सिंह 1528 से 31 तक आपके शासक रहे कौन है? महाराणा रतन सिंह। याद रखना, पहली बात तो इनकी इतनी ही याद रखना है कि 1528 से 31 तक महाराणा रतन सिंह शासक बने थे महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ के। लेकिन कहते हैं कि जब ये शासक बने तो जो आपकी हाड़ी रानी थी, कौन? आपकी हाड़ी रानी कर्मावती, और कर्मावती के अधिकार में एक दुर्ग है, कौन सा? आपका रणथंबोर का दुर्ग। क्योंकि रणथंबोर का दुर्ग किसने दिया था इन्हें? आपके सांगा ने। इसलिए कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग का प्रलोभन दिया था किसको? आपके बाबर को। बाबर को प्रलोभन देती है कि बाबर, मैं तुम्हें रणथंबोर का दुर्ग दे दूंगी, तू महाराणा रतन सिंह को हटाकर आपके मेवाड़ का शासक बना दे, किसे? आपके विक्रमादित्य को। लेकिन कहते हैं कि आपके बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर नहीं आ पाया। इसलिए आपका उल्लेख मिलता है, बूंदी का एक शासक था आपका सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा है तो आप समझ गए होंगे कर्मावती के पीहर वाला हो गया। सूरजमल हाड़ा के पास एक बार रतन सिंह गए हुए थे अहेरिया उत्सव में। कौन से उत्सव में? आपके अहेरिया उत्सव में। बूंदी में आपका अहेरिया उत्सव में भाग लेने गए थे रतन सिंह, और वहां पर सूरजमल हाड़ा के साथ लड़ते हुए मारे गए कौन? आपके रतन सिंह। तो पूछ लिया जाए कि रतन सिंह की मृत्यु कैसे हुई, जो आपके मेवाड़ के महाराणा थे, तो बूंदी में अहेरिया उत्सव के समय सूरजमल हाड़ा के साथ मारे गए। इसलिए पर थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग का प्रलोभन किसको दिया था? तो किसको दिया था? आपके बाबर को। सवाल फिर सुनो आप एक बार ध्यान से कि सवाल क्या है, कि कर्मावती ने विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए रणथंबोर दुर्ग का प्रलोभन किसे दिया था? तो किसे दे रही है? आपके बाबर को। अब रतन सिंह की मृत्यु हो गई कब? आपकी 1531 में। अब रतन सिंह की मृत्यु हो गई तो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा कौन? आपका महाराणा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य, और ये रहेंगे आपके 1531 से लेके 36 तक। अब हम बात करेंगे आपके विक्रमादित्य की। किसके? आपके विक्रमादित्य की। अब पहले मैं आपको विक्रमादित्य की थोड़ी परिचय की बात करता हूं कि विक्रमादित्य के पिता कौन है? तो महाराणा सांगा। इनकी माता कौन है? तो हाड़ी रानी कर्मावती। कहते हैं कि आपके जो विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक था, और जिस समय इन्हें शासक बनाया गया उस समय ये छोटे भी थे। इसलिए एक बार संरक्षिका का कार्य किया था। क्या बनी थी इनकी? संरक्षिका। कि विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन थी? तो याद रखना, कर्मावती। यह सवाल आपको याद रखना है कि जब महाराणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनते हैं तो उनकी संरक्षिका का कार्य किसने किया था? तो किसने किया? कर्मावती। अब एक इधर आपके गुजरात का शासक था बहादुर शाह। उस समय विक्रमादित्य के समकालीन गुजरात का शासक है आपका बहादुर शाह।
कौन आपका? बहादुर शाह। उस समय मालवा भी आपके बहादुर शाह के पास है। तो आपके गुजरात और मालवा का शासक हुआ करता था बहादुर शाह। अब जब ये बहादुर शाह को पता चला कि मेवाड़ में इस समय इस प्रकार की स्थिति चल रही है कि रतन सिंह को सूरजमल हाड़ा ने मार दिया है और इस समय मेवाड़ का एक अयोग्य शासक बना हुआ है कौन? विक्रमादित्य। और उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही है उनकी माता कर्मावती। इसलिए बहादुर शाह ने सोचा कि क्यों न अब समय है हमारा पुराना बदला लिया जाए और आक्रमण किया जाए किस पे? आपके मेवाड़ पे। तो इसलिए 1533 में 1533 में बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। बहादुर शाह ने आक्रमण किया किस पर? आपके मेवाड़ पे। बहादुर शाह का मेवाड़ पे पहला आक्रमण कब हो रहा है? आपके 1533 में। लेकिन जब 1533 में आपके बहादुर शाह का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था तो आपकी कर्मावती नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ूं, क्योंकि वो पीछे आपके मेवाड़ की स्थिति को जानती थी कि लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। अब किए जागे तो शासक बने कौन? थारो विक्रमादित्य। ये खतरबा कौन चावे क्या भाई युद्ध करा। तो कर्मावती ने क्या किया? कर्मावती के जो अधिकार में दुर्ग था कौन सा? आपका रणथंबोर। तो रणथंबोर दुर्ग दे दिया किसको? आपके बहादुर शाह को। किसको? आपके बहादुर शाह को। रणथंबोर का दुर्ग दे दिया बहादुर शाह को। किसने? आपके कर्मावती ने। किसने दिया? कर्मावती ने। तो याद रखना कि जब आपके मेवाड़ पर 1533 में गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था तो हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जो उसके पास रणथंबोर का दुर्ग था वो किसको दे दिया? आपके बहादुर शाह को। और देकर कह दिया कि हम युद्ध नहीं करना चाहते बहादुर शाह, तू एक काम कर अपना वो दुर्ग रख ले। तो बहादुर शाह भी खुश, क्योंकि कुछ गुड़ लगाना फिटकड़ी और सीधो सीधो दुर्ग आ गयो कौन सो? थारो रणथंबोर का। तो कहते हैं कि बहादुर शाह एक बार आपके इस दुर्ग को लेके चला गया। कहने का मतलब दुर्ग पर अधिकार हो गया बहादुर शाह का। लेकिन कुछ ही समय के बाद बहादुर शाह के फिर में एक मन में विचार है, वही बात भाई साहब कि एक बार व्यक्ति को कुछ लालच पड़ जाए तो फिर वो लालच ऐसी चीज होती है। तो बहादुर शाह ने सोचा कि क्यों न एक बार और ट्राई कर ली जाए। वैसे भी मेवाड़ वालों के पास काफी दुर्ग है, क्यों न अब की बार कोई छोटा मोटा ही दुर्ग मिल जाएगा। तो बहादुर शाह ने अगले ही साल 1534-35 में एक बार फिर से आक्रमण किया। किसने? आपके बहादुर शाह ने। बहादुर शाह का मेवाड़ पर पुनः आक्रमण हुआ। तो याद रखना कि बहादुर शाह ने मेवाड़ पे कितने आक्रमण किए? तो 2 आक्रमण किए थे। पहला 1533 को और दूसरा आपके 1534-35 माना जाता है। वैसे तो 34 के लास्ट में किया था, पर 34-35। अब कहते हैं कि जब बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण किया तो आपकी कर्मावती समझ गई कि आक्रमण करता जाएगा और हम ऐसे दुर्ग देते जाए तो पार नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बार इसका इलाज करना पड़ेगा परमानेंट रूप से। अब परमानेंट इलाज का मतलब है कि सीधा सीधा जाके संघर्ष करना है, युद्ध करना पड़ेगा। ये स्पष्ट हो गया। इसलिए जो आपकी कर्मावती है, कर्मावती ने अपने पुत्र, एक तो आपका विक्रमादित्य और एक आपके उदय सिंह, इन दोनों को तो ननिहाल भेज दिया। और इनका ननिहाल कहां पर है? बूंदी, क्योंकि हाड़ी रानी बूंदी की थी। तो कर्मावती ने अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया। बूंदी क्यों? कि बूंदी इनका क्या है? आपका ननिहाल है। अब इनको ननिहाल भेज दिया और अब खुद कर्मावती ने क्या किया? जो आपका मुगल शासक था हुमायूं, कौन? आपका हुमायूं। हुमायूं को भेजी राखी। कहते कि सेठ पदमचंद के हाथों राखी भेजी और क्या मांगी? आपकी सहायता, कि हम पर ऐसे ऐसे आक्रमण हो रहा है और मैं आपको अपना धर्म का भाई मानती हूं और भाई अपनी बहन की रक्षा करे। और बहन राखी भेजकर भाई से क्या मांग रही है? आपकी सहायता। लेकिन कहते कि उस समय आपका नहीं आ पाया था। कौन है? हुमायूं। इसलिए जब हुमायूं नहीं आया पाया तो आपके युद्ध होगा। और उस समय एक सिचुएशन ये था कि जैसे दुश्मन की सेना है 10,000 और हमारे सैनिक है दुर्ग के अंदर 2,000, 1,500, 3,000। अब हमें सीधा सीधा पता है कि 3,000 सैनिक उन 10,000 सैनिकों से लड़ेंगे तो लड़ते हुए मारे जाएंगे।
और इसके साथ वो 3000 सैनिक युद्ध करने जाते थे, तो उन्हें भी पता था कि मरना निश्चित है, क्योंकि सामने वाले की बड़ी सेना है। लेकिन जब हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे जो महिला है, हमारी जो बच्चियां हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि जब से आपके मुस्लिम आक्रमण होने लगे थे, तो वहां से एक युद्ध का ट्रेंड चेंज हो गया था। थोड़ा सा ट्रेंड का मतलब, उन लोगों को पता नहीं महिलाओं में क्या ऐसे अजीब, कहने का मतलब उनका अजीब था तरीका कि युद्ध किया, सामने वाले राजा को हराया, जो उनकी बच्चियां और आपकी जो महिलाएं होती थी उनको उठा लिया जाता था और उठा के अपने साथ ले जाया करते थे और वेश्याओं के धंधे में डाल देते थे, अपने हरम में डाल देते थे। तो वो लोग कहीं ना कहीं उसकी भी चिंता करते थे कि हम मर गए तो हमारी इन महिलाओं का क्या होगा, इसके साथ दुश्मन कैसा व्यवहार करेगा। इसलिए उस समय एक आपका नाम आता है साका। मैंने पहले भी बताया था, अब भी आपको बता देता हूं साका, क्योंकि मेवाड़ में एक साका पहले हो चुका है रतन सिंह और पद्मिनी के समय, और ये है आपके मेवाड़ का दूसरा साका। याद रखना, अब आपके बहादुर शाह के समय में मेवाड़ का दूसरा साका होगा। तो मेवाड़ का दूसरा साका, मेवाड़ का दूसरा साका, मेवाड़ का दूसरा साका कब हो रहा है आपके? तो 1535 में। आपको हमेशा से बताते आया हूं कि जब भी साका होता है तो दो चीजें होती है, एक आपका जौहर और एक आपका केसरिया। एक आपका जौहर और एक आपका केसरिया। अब बात यह है कि जौहर क्या होता है और केसरिया क्या होता है। जौहर का मतलब था जो दुर्ग में महिलाएं हैं, जो आपके सैनिकों की पत्नी हैं, जो आपके महाराणा की रानी हैं, जो आपके अन्य पटरानियां हैं, अन्य जो दासियां हैं, वो सब क्या कहती कि आप युद्ध करने जाओ, बेफिक्र होके दुश्मन से लड़ने जाओ, और हमको भी पता है कि युद्ध में आप लड़ते हुए मारे जाओगे, और आपको हमारी टेंशन है कि हाँ इन महिलाओं को क्या होगा, इन बच्चियों का क्या होगा। हम एक साथ सामूहिक रूप से जोहर कर लेते। जोहर का मतलब हम अग्नि स्नान कर लेते, हम अपने प्राण अपनी इच्छा से अग्नि के हवाले कर देते हैं, जिससे हम जल जाएंगे, और जब हम नहीं रहेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। कहने का मतलब महिलाएं क्या करती थी, आपका जोहर अग्नि स्नान अपनी ही मर्जी से अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर देती थी, ताकि उन महिलाओं के जीते जी तो कोई अन्य पुरुष, अन्य दुश्मन उन महिलाओं को टच भी ना कर सके, उन स्त्रियों की स्त्रीत्व पे कोई भी आपकी आंच न आ सके, उन महिलाओं की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो सके। इसलिए वो महिलाएं अग्नि स्नान कर लिया करती थी, और अग्नि स्नान करने की जो आपकी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका जोहर। और जब मेवाड़ का दूसरा साका हुआ तो इसमें जोहर का नेतृत्व किया था किसने, आपके कर्मावती ने। किसने किया, आपके कर्मावती ने। तो याद रखना कि मेवाड़ का दूसरा साका 1535 में हुआ, तो इसमें जोहर किसने किया, आपके कर्मावती ने। अब जोहर हो गया, अब केसरिया क्या है। जब महिलाएं जोहर कर लिया करती थी, अपने प्राण अग्नि के हवाले कर देती थी। अब जो सैनिक थे, जो पुरुष थे, वो पहले ही गुस्सा थे क्योंकि दुश्मन सेना लेके आया हुआ है, और दूसरा आपके उन महिलाओं ने क्या कर लिया, जोहर, तो पुरुष आपका डबल गुस्से में आ गया, उसके और भी हो गया कि अब तो क्या है यार, मरना है और सामने वाले को मारना है। कहने का मतलब अब जो आपका योद्धा हुआ करता था, उसका एक ही लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा दुश्मन सैनिक को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए पुरुष अब केसरिया कपड़ा पहनते और युद्ध में कूद पड़ते। अब उनका क्या लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा दुश्मन सेना को मारना। लेकिन कोई ना कोई केसरिया का नेतृत्व तो करेगा। तो जब इसमें नेतृत्व की बात आती है, तो मेवाड़ का जब दूसरा साका हुआ, उसमें महाराणा कौन थे, आपके विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य कहां चले गए, बूंदी। तो कर्मावती ने एक व्यक्ति को बुलाया था, वो था आपका बाघ सिंह। कौन, आपका बाघ सिंह। और बाघ सिंह कौन है, तो बाघ सिंह था आपके देवलिया से, जिसे आप प्रतापगढ़ कहते हो। क्योंकि बाघ सिंह खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था और उस युद्ध में बच गया, तो इसे फिर से एक बार फोन करके कहा गया कि बाघ सिंह जी, देश में एक बार फिर से संकट है और आपको आना होगा। उस समय भाई क्षत्रिय देश के लिए मर मिटने के लिए अपने आप में एक अवसर मानते थे कि हमें भगवान की दया से यह अवसर मिला है। तो बाघ सिंह ने कहा हाँ जी, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, और बाघ सिंह आए। तो जब राजा थे मेवाड़ में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मेवाड़ के राजा को क्या कहा जाता था, दीवान। और
अब इस समय दीवान का कार्य कौन कर रहा है? आपका बाघ सिंह। तो इसलिए बाघ सिंह का नाम ही पड़ गया देवलिया दीवान। तो मेवाड़ में आपको पूछ लिया जाए किसी सवाल में कि मेवाड़ का देवलिया दीवान किसे कहा जाता है, तो किसे? बाघ सिंह। तो जब मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ 1535 में, जौहर कौन कर रहा है? आपका कर्मावती के नेतृत्व में, और आपके केसरिया किसके नेतृत्व में? बाघ सिंह के नेतृत्व में। और कब हुआ? आपका 1535 में। इस समय आपके मेवाड़ के शासक कौन है? तो विक्रमादित्य। और आक्रमणकारी कौन है? तो आपका बहादुर शाह। अब 1535 में आपका शाखा हो गया, शाखा हो गया तो अधिकार हो गया 1535 पर किसका? आपके मेवाड़ में बहादुर शाह का। तो याद रखना, मेवाड़ पर 1535 में अधिकार हो गया किसके? आपके बहादुर शाह का। बहादुर शाह का अधिकार हो गया तो जो आपका हुमायूं था, अब हुमायूं को पश्चाताप हुआ कि यार किसी महिला ने हमसे सहायता मांगी थी और हमने सहायता नहीं की, हमें सहायता करनी चाहिए थी। तो इसलिए कहते हैं कि आपका हुमायूं ने उसके बाद में बहादुर शाह पर आक्रमण किया और बहादुर शाह हुमायूं की तरफ आपका लड़ने गया। तो पीछे से जो मेवाड़ के सामंत थे, इन्होंने मेवाड़ पर पुनः आपका अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर पुनः क्या कर लिया था? आपका अधिकार कर लिया था। और अधिकार करके बूंदी से वापस बुलाए किनको? आपके विक्रमादित्य और आपके उदय सिंह। इन दोनों को आपके बूंदी से वापस बुलाया गया। और कहते हैं कि कुछ समय तो आपके आते ही विक्रमादित्य को फिर से शासक बनाया गया। लेकिन फिर मेवाड़ी सामंतों ने सोचा कि यारो विक्रमादित्य को फिर से हमने शासक बना दिया है, अभी ये अयोग्य है, फिर से आक्रमण हो सकता है, हमें शासक तो बनाना है उदय सिंह को। लेकिन उदय सिंह अभी छोटा है, तो उदय सिंह जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक हम किसी अन्य व्यक्ति को मेवाड़ का प्रशासक नियुक्त कर देते। तो मेवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया 1500 इस टाइम में 36 में। तो मेवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त करे? तो उनके नजर में एक व्यक्ति आया और वो था आपका बनवीर। कौन? आपका बनवीर। अब ये बनवीर कौन है? तो हम पीछे पढ़ के आए थे, एक व्यक्ति का नाम आपके मेवाड़ में पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया आपके सांगा का बड़ा भाई, याद करो, जिसे क्या कहा जाता है? आपका उडना राजकुमार। के कहे जा? उडना राजकुमार। तो उडना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र है। कौन? आपके बनवीर। लेकिन इसकी माता कौन है? क्योंकि हमने एक पीछे पढ़ा था कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा हुआ करती थी और तारा के नाम पे अजमेर के अजय मेरुद्र का नाम तारागढ़ रखा था, पर इसकी माता वो नहीं है। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी हुआ करती थी पुत्तल दे। कौन? आपकी पुत्तल दे। उस पुत्तल दे की संतान है कौन? आपका बनवीर। या तो ऐसे कह दो तो कि पुत्तल दे का संतान है बनवीर, या पृथ्वीराज सिसोदिया का अनोरस पुत्र है, दासी का पुत्र है कौन? आपका बनवीर। और बनवीर को 1536 में आपके मेवाड़ का प्रशासक बना दिया कि भाई बनवीर, जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें मेवाड़ का क्या संभालना है? प्रशासन संभालना है। बनवीर ने कह दिया ठीक है भाई, संभाल लूंगा। लेकिन वो ही कहते हैं साहब, गद्दी गद्दी होती है और कुर्सी कुर्सी होती है। अब जैसे राजा की गद्दी पे बैठा आपका कौन? बनवीर। और बनवीर का धीरे धीरे दिमाग चलने लगा कि काश ऐसा हो जाए, मैं हमेशा के लिए शासक बन जाऊं मेवाड़ का। लालच, तृष्णा आ गई किसमें? बनवीर में। लेकिन बना कैसे जाए? उसने दिमाग चलाया कि मैं क्या करूं कि मेवाड़ का शासक बन जाऊं, क्योंकि उसके सामने दो समस्या है, विक्रमादित्य और उदय सिंह। अभी तो विक्रमादित्य को शासक हटा दिया है, लेकिन थोड़े दिन में उदय सिंह बड़ा होगा और शासक बन जाएगा कौन? आपका उदय सिंह। जब उदय सिंह आपका शासक बन जाएगा तो बनवीर को शासक हटना होगा। इसलिए बनवीर को शासक हटना होगा तो क्या करे? तो बनवीर ने एक दिमाग चलाया कि क्या किया जाए यार, ऐसा कोई तीर भिड़ाया जाए जिससे मैं शासक बन जाऊं। और वो तीर क्या है कि मैं हत्या कर दूं किसकी? विक्रमादित्य की। किसकी हत्या कर दूं? विक्रमादित्य की। उसने दिमाग लगाया, अगर इस समय में विक्रमादित्य की हत्या कर दी तो बड़ा होगा उदय सिंह, तो ये उदय सिंह को शासक बना देंगे, क्योंकि साहब अपना तो अपना होता है, अपना वाला अलग ही ट्रेंड। 1 मिनट चालू रखना बच्चों। अपना तो अपना होता है। इसलिए कहते हैं कि आपके बनवीर ने दिमाग लगा लिया कि मैं विक्रमादित्य को भी मारूंगा और उदय सिंह को भी मारूंगा।
इन दोनों को अगर मैं मार दिया तो फिर मैं मेवाड़ का शासक बन सकता हूं, फिर मुझे कोई नहीं हटा सकता। इसलिए कहते हैं कि आपके प्रशासक जिसे बनवीर हमने नियुक्त किया था मेवाड़ के सामंतों ने, इसने हत्या कर दी किसकी भाई? आपके विक्रमादित्य की। अब जैसे विक्रमादित्य की हत्या हुई तो पूरे मेवाड़ में भाई हलचल हो गई कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पूरे महल में ये चर्चा गूंजने लगी, इधर से उधर लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। और बनवीर भाई साहब क्या कहूं कि विक्रमादित्य को मारा और उसने प्लान बनाया कि आज ही सल्टाना है उदय सिंह को भी। और उदय सिंह को मारने के लिए उदय सिंह के महलों की तरफ प्रस्थान करता है कौन? आप बनवीर। और आप बचपन से कहानी सुनते आए हो कि उदय सिंह को किसने बचाया था जब आपका बनवीर चला था उसे मारने। तो आप बचपन से एक महिला का नाम पढ़ते आए हो, पन्ना धाय। कौन आपकी? पन्ना धाय। कौन आपकी? पन्ना धाय। पन्ना धाय कौन है? तो ये उदय सिंह की धाय मां है। धाय मां का मतलब हुआ करता था उस समय जो राजा महाराजाओं की संतान हुआ करती थी, उन राजा महाराजाओं के संतान के जो पालन पोषण का जो महिला कार्य करती थी उन्हें क्या कहा जाता था? आपकी धाय मां कहा जाता था। और जब आपकी कर्मावती जोहर करती है तो वो पन्ना धाय को ये आदेश देती है कि पन्ना धाय तू ख्याल रखेगी किसका? उदय सिंह का। अब पन्ना धाय को पता चला कि बनवीर ने किसको मार दिया? विक्रमादित्य को। मारने आ रहा है किसको? आपके उदय सिंह को। तो उस महिला के मन में विचार आया कि कैसे बचाया जाए उदय सिंह को। मेवाड़ का जो प्रतीक है, मेवाड़ का जो आने वाला राणा है, मेवाड़ का जो बनने वाला महाराणा है, उस उदय सिंह को कैसे बचाऊं? मैंने अपनी स्वामी कर्मावती को जो आदेश दिया कि मैं उदय सिंह का ख्याल रखूंगी, आज उस उदय सिंह को कैसे बचाए? तो ये सबसे बड़ी समस्या थी पन्ना धाय के सामने। पर कहते हैं कि साहब पूरे इतिहास में आप पढ़ना, पर पन्ना धाय जैसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा स्वामी भक्ति के लिए। उस महिला ने क्या किया? उस महिला पन्ना धाय के उदय सिंह के समान अपना पुत्र था कि जो पन्ना धाय है उसके भी एक पुत्र था चंदन। हम उम्र है किसका? आपके उदय सिंह के। कहने का मतलब उदय सिंह के ही उम्र का उसका खुद का पुत्र था किसका? पन्ना धाय का चंदन। अब उसके सामने एक ही था कि चंदन की बलि दी जाए या चंदन को मरवा दिया जाए, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से बचाना है किसको? उदय सिंह को। तो जैसे ये मानो कि ये उदय सिंह का क्या है? बेड। ये बेड है साहब उदय सिंह का, और इस पर उदय सिंह सोता है। लेकिन आपके पन्ना धाय ने क्या किया? उदय सिंह को बचाने के लिए इस बेड पे उदय सिंह का कपड़े पहनाकर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। और चंदन को सुला के ऊपर से जो उदय सिंह के ऐसे कपड़े डालते थे वैसे चादर डाल दी किसके ऊपर? चंदन के ऊपर। अब सूता कौन है इसके अंदर? चंदन। और इधर से आ रहा है कौन? आपका बनवीर। ये आ गया साहब बनवीर हाथ में तलवार लिए। और बनवीर ने आते ही कहा कि पन्ना धाय उदय सिंह का है। तो उदय सिंह आपके पन्ना धाय ने कहा ये रे मरी लिया, एक ने तो मार दियो, एक ने तो छोड़ दे। सोच ऊपर जाके तू भगवान को क्या क्या मतलब मुंह दिखाएगा कि किसको मारे? वो कहे हैं फिलोसफी ना डाल ज्यादा, तने सिर्फ तो पूछूंगा उदय सिंह का है। तो उस महिलाओं ने दबे हुए सवर में हाथ कर दिया जहां पे कौन? आपका चंदन सूता हुआ था। और बनवीर भाई साहब उतावला था, तेज था कि बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसने कपड़ा हटाया नहीं और अपनी तलवार से इस कपड़े पे वार करता है जहां पे चंदन सूता हुआ था। और उसने इतने वार किए कि इस बच्चे की हत्या हो गई। उसने कपड़ा हटा के नहीं देखा पर तलवार से हत्या हो गई किसके? आपके चंदन की। और वो मार के खुशी से चला गया। तो उस समय याद रखना कि बलिदान किसका दिया गया? चंदन का। बलिदान किसने दिया? पन्ना धाय ने। क्यों दिया बलिदान? उदय सिंह को बचाने के लिए। तो याद रखना कि उदय सिंह की रक्षा किसने की थी? आपके पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो किस प्रकार से आपका ये बनवीर आ रहा है। इधर आपकी पन्ना धाय है, ये आपका चंदन सूता हुआ है। लेकिन आपका बनवीर क्या सोच रहा है? ये कौन है आपका? ये उदय सिंह है। और ये इसको काट देता है और हत्या कर देता है किसके? आपके चंदन की। लेकिन ये क्या समझ रहा है कि मैंने हत्या कर दी किसके? आपके उदय सिंह की। अब जब इतना घटनाक्रम हुआ, इतना आपका घटनाक्रम हुआ, तो घटनाक्रम होने के बाद जो आपके पन्ना धाय थे, अब पन्ना धाय ने क्या किया? आपके
पन्नाधाय ने उदय सिंह को लिया और कहते हैं कि उदय सिंह को एक टोकरी में डाला और टोकरी में डाल के ऊपर पत्ते वगैरह बिछाए और इसको भाई आपके बचा के ले गई कहां पर, आपके कुंभलगढ़ में। कहां पे ले गई, आपके कुंभलगढ़ में। और उस समय कुंभलगढ़ का प्रशासक था आपके आशा देवपुरा। कौन, आपका आशा देवपुरा। कहने का मतलब कि पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाकर कहां पे ले गई, आपके कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ का प्रशासक कौन है, आपका आशा देवपुरा। लेकिन कहते हैं कि उस समय आपके आशा देवपुरा ने, 1 मिनट बच्चों चालू रखना आप। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, क्लास चलन आ रही है, 5-7 मिनट और 5 मिनट में करो। कहते हैं कि आशा देवपुरा ने शरण देने से मना कर देता है। वो कहता है कि पन्नाधाय जी मैं आज शरण नहीं दे सकता। पीछे से बनवीर को पता चल गया तो बनवीर मुझे क्या कहेगा, बनवीर मुझे मार देगा। कहने का मतलब बनवीर के डर से आपकी शरण नहीं दे रहा था आशा देवपुरा। कहते ये वार्तालाप आशा देवपुरा की माता जी सुन रही थी पास में, और वो आई, कह रहे मरीलिया तू क्या कर रही हो, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रशासक तुम्हें राणा सांगा जी ने बनाया था और आज उन्हीं का पुत्र तुमसे शरण मांग रहा है और तू उसे मना कर रहा है। ऊपर जाके सांगा जी को क्या जवाब देगा तू। सांगा जब तुम्हें पूछेंगे कि मेरा बच्चा तुमसे शरण मांग रहा था और आशा देवपुरा तूने शरण नहीं दी। कहने का मतलब आपके बातों में बह गया। अब लास्ट में कौन, आपका आशा देवपुरा। ब्लैकमेल हो गया कौन, आपका आशा देवपुरा। और कहते हैं उसने मान लिया कि देखा जाएगा आगे होगा वो। तो आशा देवपुरा ने उदय सिंह और आपके पन्नाधाय को कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या दे देता है, आपकी शरण। क्या दी, आपकी शरण दे दी, शरण दे दी। और इधर आपका बनवीर राजा बन के बैठा है कि मैंने उदय सिंह को मार दिया, विक्रमादित्य को मार दिया और मेवाड़ का राजा मैं हूं। लेकिन एक याद रखना, बनवीर ने मेवाड़ के अंदर तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर। तो पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने, आपके बनवीर ने। लेकिन कहते हैं कि कुछ ही समय के बाद, 6 महीने 12 महीने के बाद, आशा देवपुरा ने मेवाड़ के सभी सामंतों को इकट्ठा किया। सभी सामंतों को क्या किया, आपका इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके उनको कहा कि तुम कहां फिर रहे हो, कहां बनवीर के झंडे के नीचे फिर रहे हो, तुम्हारा राजकुमार उदय सिंह जिंदा है। लोगों ने कहा कि आशा देवपुरा जी क्यों मजाक कर रहे हो, बनवीर ने मार दिया। बोला नहीं 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 मारा है, अभी तक जिंदा है उदय सिंह। और पन्नाधाय को सामने लाए। पन्नाधाय को कहा कि पन्नाधाय जी बताओ इनको। पन्नाधाय ने कहा कि हाँ उदय सिंह जिंदा है, ऐसे ऐसे मैंने बचाया है। पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने सोचा क्या पता पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन के लिए कर रही हो, उदय सिंह मर गया हो और उदय सिंह मरने के बाद ये चंदन को उदय सिंह बता के मेवाड़ का शासक बनाना चाहती हो। पर कहते हैं कि उदय सिंह, आपको याद है तो मैंने बताया था जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो बूंदी गया था अपने ननिहाल। तो कहा कि इसके ननिहाल वालों को बुलाओ, शायद वो पहचान ले। तो बूंदी वालों को बुलाया गया और बूंदी वालों ने देखा कि है तो उदय सिंह। उन्होंने, आपके बूंदी वालों ने कहा अरे भांजा किनो हो तू इतना दिन। तो उन्होंने कहा कि है तो उदय सिंह। तो ये कन्फर्म हो गया कि पन्नाधाय ने बचा लिया किसको, आपके उदय सिंह को। अब हम कल देखेंगे कि उदय सिंह अब आपके मेवाड़ का शासक किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार आपके बनवीर को पराजित करेगा और किस प्रकार मेवाड़ में आगे महाराणा उदय सिंह का कार्यभार रहेगा। पर इतना याद रखना कि बनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का क्या करवाया है, आपका निर्माण करवाया। धन्यवाद साथियों, और कल मिलते हैं। जय हिंद।